Hello students, this is Abhishek Karma and welcome to our channel विद्या स्थलीवाले सर। सो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लेकर आए हैं क्लास 10 सीबीएसई एनसीईआरटी का इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी का थर्ड वीडियो लेक्चर। जी हाँ, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी इकोनॉमिक्स के सेकंड चैप्टर का हम आज तीसरा वीडियो लेक्चर लाए हैं। इसके पहले इस चैप्टर के हम दो वीडियो लेक्चर्स ला चुके हैं जिसमें हमने इकोनॉमी के सेक्टर्स की क्लियरली डेफिनेशन और उसकी बात की है। साथ ही साथ हमने जीडीपी की भी बात की है कि जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, और साथ ही साथ हमने एनएसएसओ के बारे में यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी पढ़ा था। और आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर की। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि कैसे इन तीनों सेक्टर्स में ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड में कैसे चेंज आया, पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज कैसे प्राइमरी से सेकेंडरी और सेकेंडरी से टर्सरी सेक्टर्स तक शिफ्ट हो गई हैं, और टर्सरी सेक्टर का जो इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है पूरे वर्ल्ड में और साथ साथ हमारी कंट्री में भी, उसकी बात हम करने वाले हैं। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा अमेजिंग और इंटरेस्टिंग होगा। वीडियो के एंड तक बने रहिए, वीडियो बहुत ही नॉलेजफुल है। तो चलिए कि बिना देरी के आज के इस अमेजिंग वीडियो को हम शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम बात करने वाले हैं कि इंडियन सेक्टर में जो चेंजेस आए हैं, हिस्टोरिकल चेंजेस आए हैं सेक्टर्स में, इकोनॉमी के जो इंडियन सेक्टर्स हैं या पूरे वर्ल्ड के जो इकोनॉमिक सेक्टर्स हैं उसके अंदर किस प्रकार की चेंज आए हैं, कैसा परिवर्तन आया है। यानी जितना भी हमने देखा कि प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, टर्सरी सेक्टर है, इन सभी सेक्टर्स में कैसे चेंज आया है। यानी एक सेक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, उसमें से थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंस एक का बढ़ गया होगा, फिर बाद में कोई दूसरा सेक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंस हो गया, तीसरा सेक्टर कम हो गया होगा, या दो कम हो गए, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया होगा। इस तरह से जो चेंजेस आए हैं, कोई कंट्री ऐसी थी जिस कंट्री में प्राइमरी बहुत इंपॉर्टेंट था, फिर कोई कंट्री ऐसी जिसमें सेकेंडरी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, फिर वही कंट्री में कभी कभी चल के टर्सरी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आगे चल के। तो इन सारी बातों को, इन सारी चेंजेस को हम पढ़ने वाले हैं। तो हमारा टॉपिक जो है हिस्टोरिकल चेंजेस इन सेक्टर्स, जहां जो हिस्टोरिकल चेंजेस हमारी हिस्ट्री में उसकी बात हम करने वाले हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि कैसे हिस्टोरिकल चेंजेस आए हैं और उन्हें हम कैसे देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज की जो डेवलप कंट्रीज हैं, पूरे वर्ल्ड में जिन डेवलप्ड कंट्रीज की हम बात करते हैं जैसे कि यूएस, यूके, जापान, इस तरह की जो डेवलप कंट्रीज हैं, कभी उन कंट्रीज में जो सेक्टर्स थे इकोनॉमी के उसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्राइमरी हुआ करता था। यानी कि उन सभी जगहों पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर कौन सा था? प्राइमरी। यानी वहां के लोग अधिकतर क्या करते थे? खेती करते थे। सो स्टूडेंट्स, आज की जो डेवलप कंट्रीज हैं जिनके बारे में आप जानते हैं जैसे यूएस, यूके, जापान, इस तरह की डेवलप कंट्रीज में बहुत ही ज्यादा हिस्टोरिक चेंज आया है उनके सेक्टर्स में। जी हाँ, उनके इकोनॉमी के जो सेक्टर्स है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, इनमें बहुत ही ज्यादा हिस्टोरिक चेंज आया है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो कंट्री पहले प्राइमरी बहुत इंपॉर्टेंस रखती थी, आज उस कंट्री के सेकेंडरी सेक्टर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिनके प्राइमरी, सेकेंडरी से ज्यादा टर्सरी सेक्टर का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और बढ़ ही रहा है लगातार। ठीक है, तो उन कंट्रीज के बारे में हमें डिस्कस करना है। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि चेंज वाली जो प्रोसेस है वो होती कैसे है और कैसे शिफ्ट हुआ है। कहने का मतलब ये है कि जो भी कंट्री, जैसे कि हम जानते हैं यूएस के बारे में, यूके के बारे में, दिस टाइप ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज वंस वर। तो कहने का मतलब ये है कि जो कंट्रीज प्राइमरी सेक्टर में पहले बहुत ज्यादा डेवलप हुआ करती थी, यानी उनके यहाँ मेन सेक्टर प्राइमरी सेक्टर हुआ करता था जिसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा था, फिर धीरे धीरे उन कंट्रीज में चेंज आया, उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज बदली और उनका प्राइमरी के जगह ज्यादा इंपॉर्टेंस किसका हो गया? सेकेंडरी का। यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, यानी फैक्ट्रीज आ गई। पहले जब फैक्ट्रीज नहीं आई थी तो सबसे इंपॉर्टेंट खेत ही थे, तो एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट था, यानी प्राइमरी सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट था। फिर धीरे धीरे फैक्ट्रीज का आना शुरू हुआ। जब फैक्ट्रीज का आना शुरू हुआ तो प्राइमरी से कहां शिफ्ट हो गए वो कंट्रीज? इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी सेकेंडरी सेक्टर की तरफ शिफ्ट हो गई। यानी वहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या हो गया? इंडस्ट्रियल सेक्टर, यानी सेकेंडरी सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंस हो गया। और कुछ तो डेवलप कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर क्या हुआ है? इंडस्ट्रियलाइजेशन और प्राइमरी सेक्टर से आगे बढ़ चुके हैं ये लोग, और इनके लिए इंपॉर्टेंट क्या हो गया? टर्सरी सेक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो गया। और ये लोग टर्सरी सेक्टर में बहुत डेवलप हो चुके हैं, बहुत सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इस तरह की जो फैसिलिटीज हैं इसमें बहुत डेवलप हो चुके हैं। यानी कि उनका जो मेन इंपॉर्टेंट सेक्टर क्या हो गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर क्या हो गया? टर्शरी हो गया है। यानी कभी उनके यहाँ पर प्राइमरी बहुत इंपॉर्टेंस रखता था, फिर चेंज हुआ कि वहां पर सेकेंडरी बहुत इंपॉर्टेंस हो गया, और उसके बाद अब तो फाइनली वो क्या है? टर्सरी सेक्टर का इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गया है। सेम कंडीशन हमारे कंट्री में भी लागू होती है। इंडिया में भी क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो गया टर्सरी सेक्टर का। लेकिन इसके पहले जो स्टार्टिंग में 100 ईयर्स के पहले प्राइमरी बहुत इंपॉर्टेंस था। 1940 जब हम इंडिपेंडेंस लिए 1947 के आसपास, तो उस समय हमारे यहाँ एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंस था। फिर 1960s के बाद से, 1970s से लेकर 21st सेंचुरी के स्टार्टिंग तक हम लोगों ने बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन गेन किया, तो हमारे लिए सेकेंडरी सेक्टर इंपॉर्टेंट हो गया। और आज के समय में
21st सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड के बाद से हमने तो कुछ ज्यादा ही इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रोथ कर ली है और हम कहां पहुंच गए हैं, टर्सरी सेक्टर के इंपॉर्टेंस पर। यानी कि हमारे यहाँ टर्सरी सेक्टर का इंपॉर्टेंस लगातार बढ़ता जा रहा है और वो समय दूर नहीं जब हमारे कंट्री में मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर क्या हो जाएगा, टर्सरी सेक्टर हो जाएगा। तो चलिए हम बात करते हैं कि कंट्रीज के, डेवलप कंट्रीज के सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में कैसा हिस्टोरिकल चेंज आया है। तो देखिए, हिस्टोरिक चेंज इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ डेवलप कंट्रीज। डेवलप कंट्रीज जो है उनकी इकोनॉमिक सेक्टर में क्या है, जो भी इनकम का सेक्टर्स होंगे उनके प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, उसमें बहुत हिस्टोरिक चेंज आया है। हम यहाँ डेवलप कंट्रीज की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो अंडर डेवलपिंग हुआ उसने तो स्टार्ट किया होगा डेवलप करना स्टार्ट किया, मतलब उसके यहाँ भी फैक्ट्री आना शुरू हुई है। फैक्ट्री आना शुरू हुई है मतलब पहले क्या काम होता होगा, एग्रीकल्चर का ही। अभी ज्यादा लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर, यानी कि अभी वो प्राइमरी स्टेज में है, तो उसमें शिफ्टिंग तो अभी आई ही नहीं है, ठीक है। इसलिए हम बार बार डेवलप कंट्रीज की बात कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि डेवलप कंट्रीज जो है वो तीनों स्टेज देख चुके हैं, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी भी, या तीनों देख ली है या फिर तीसरे स्टेज में चल रही है। जबकि जो अंडर डेवलप या डेवलपिंग नेशंस है वो अभी पहले स्टेज या दूसरे स्टेज पर ही है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डेवलप कंट्रीज का एग्जांपल ले रहे हैं। दूसरी बात, दे हैड ग्रेजुअली शिफ्टेड फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी टू टर्सरी सेक्टर। ग्रेजुअली मतलब धीरे, ये कोई 1-2 दिन की या 1-2 साल की प्रोसेस नहीं है, इन्हें डिकेड्स लगते हैं, हंड्रेड्स ऑफ ईयर भी लग जाते हैं, कई बार डिकेड्स भी लगते हैं। कुछ 10 सालों में, दशकों में, 10 साल, 20 साल, 30 सालों में, ऐसे 40 सालों में क्या हो जाता है, शिफ्ट होता है सेक्टर्स के इंपॉर्टेंस का, ठीक है। ग्रेजुअली चेंज इसलिए बोला गया है, दे हैड ग्रेजुअली शिफ्टेड फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी, सेकेंडरी टू टर्सरी। यानी प्राइमरी से कहां पहुंचे, सेकेंडरी सेक्टर में पहुंचे, फिर चेंज हो गया और कहां पहुंच गया, फिर टर्सरी सेक्टर में पहुंच गए। यानी कि डेवलप कंट्रीज ने क्या किया, बहुत ही हिस्टोरिकल चेंज फेस किया है इकोनॉमिक सेक्टर्स में। तीसरी बात, शिफ्टिंग ऑफ सेक्टर डज नॉट मींस एलिमिनेशन ऑफ प्रीवियस सेक्टर। शिफ्टिंग हो रहा है सेक्टर का, इसका ये मतलब नहीं कोई डेवलप कंट्री प्राइमरी से सेकेंडरी में पहुंच गई और सेकेंडरी से टर्सरी पहुंची, इसका ये मतलब नहीं उसके प्राइमरी और सेकेंडरी पूरा खत्म हो गया है, उसका ये मतलब नहीं होता देयर हैज बीन एलिमिनेशन ऑफ प्रीवियस सेक्टर्स, ऐसा नहीं है। अगर हम प्राइमरी से सेकेंडरी पहुंचते हैं इसका मतलब हमारे सेकेंडरी सेक्टर में ज्यादा लोग काम करते हैं, प्राइमरी में अब कम हो गए हैं। फिर मान लीजिए हम टर्सरी सेक्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट ज्यादा हो गया, तो इसका मतलब है कि हमारे टर्सरी सेक्टर में ज्यादा लोग काम करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी में थोड़े कम लोग काम करते हैं। यानी जो वैल्यू है वो नेक्स्ट सेक्टर का बढ़ गया है और प्रीवियस सेक्टर का कम हो गया, बस एलिमिनेशन नहीं हुआ है। तीनों सेक्टर में से कभी भी किसी का खात्मा नहीं हो सकता, एक भी सेक्टर हम खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि खाना भी चाहिए, फैक्ट्री में सामान भी चाहिए और फैसिलिटीज भी चाहिए जीवन जीने के लिए, तीनों चाहिए हमें, तभी जाके हम क्या कर पाएंगे, ओवरऑल डेवलपमेंट कर पाएंगे। तो किसी भी सेक्टर का एलिमिनेशन नहीं हो सकता, क्या करना पड़ेगा हमें, उनका इंपॉर्टेंस कम ज्यादा होता है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक। तो यही बातें बताई है कि शिफ्टिंग ऑफ सेक्टर डज नॉट मींस एलिमिनेशन ऑफ प्रीवियस सेक्टर, है ना। अगर किसी एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में पहुंचे, इसका ये मतलब नहीं कि प्रीवियस सेक्टर खत्म हो गया, प्राइमरी से सेकेंडरी में गए, इसका ये मतलब नहीं वहां पे कोई खेती ही नहीं करता, कुछ भी उगाया नहीं जाता, ऐसा नहीं होता है ना। सेकेंडरी में आया मतलब वहां पे प्राइमरी के लोग अब कम है। मान लीजिए पहले 60% लोग प्राइमरी करते थे और 20% लोग सेकेंडरी और 20% लोग टर्सरी, तो अब क्या होगा, 60% सेकेंडरी करते हैं, 20% प्राइमरी है, 20% टर्सरी है। यानी ज्यादा इंपॉर्टेंस किसका होगा, सेकेंडरी का। ज्यादा लोग किसमें इन्वॉल्व है, सेकेंडरी में, तो ज्यादा इंपॉर्टेंस किसकी होगी, शिफ्ट कहां होगा, सेकेंडरी पर। तो इस तरह से प्रोसेस होगी, आपको ध्यान रखना है। चौथी बात, टुडेज डेवलप कंट्रीज वर वंस एग्रीकल्चर कंट्रीज। आज की जितनी भी डेवलप कंट्रीज हैं वो पहले क्या थी, एग्रीकल्चर थी। आपको तो पता होगा कि फैक्ट्रीज के आने से पहले, यानी इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के पहले सब के सब खेती करते थे। यानी सब कौन से सेक्टर में ज्यादा इंपॉर्टेंट इंक्लूड थे, तो प्राइमरी। यानी हर कंट्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर क्या होता था, पहले प्राइमरी ही होता था। यानी प्राइमरी सेक्टर हर कंट्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर था पहले। फिर बाद में धीरे धीरे फैक्ट्रीज आना शुरू हुई, यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, तो वो जो कंट्री थी उस वक्त प्राइमरी से कहां पहुंची, सेकेंडरी में पहुंची। सेकेंडरी से फिर और फैसिलिटीज आ गई, इंटरनेट की मदद से हम टर्सरी सेक्टर के इंपॉर्टेंस में पहुंच गए। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन इतना एडवांस हो गया कि टर्सरी सेक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। तो इस तरह से सेक्टर्स क्या हुए, शिफ्ट हुए हैं, ठीक है। तो आज की जो भी डेवलप कंट्री को हम देखते हैं वो पहले क्या थी, उनका एग्रीकल्चर कंट्रीज ही थी, वहां खेती महत्वपूर्ण कार्य था। और पांचवा, इंडिया की बात अगर कर लें, इंडिया भी सेम इसी तरह से 1960s के पहले जब इंडिया आजाद हुआ तो मेन पर्पस, मेन सेक्टर, मेन वर्क क्या होता था हमारे यहाँ, एग्रीकल्चर। यानी 92% लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे आजादी ऑफ इंडिया में। फिर उसके बाद क्या हुआ, हमारे कंट्री में धीरे धीरे शिफ्टिंग होती चली गई, यानी एग्रीकल्चर छोड़ के लोग किस में जाने लगे, फैक्ट्रीज में काम करने लग गए, टर्सरी सेक्टर में बिजनेस में चले गए, कुछ फैसिलिटीज देने लग गए। तो अब जो है 60% लोग क्या करते हैं, हमारे यहाँ खेती करते हैं। यानी आज भी हमारे यहाँ 55 से 60% लोग खेती करते हैं। यानी आज भी हमारे यहाँ प्राइमरी सेक्टर क्या है, मेन सेक्टर है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं बाकी सेक्टर कम है, उनका भी इंपॉर्टेंस है, बस प्राइमरी का सेक्टर का इंपॉर्टेंस थोड़ा घटा है, बाकी सेक्टर्स का इंपॉर्टेंस बढ़ा है। खास करके टर्सरी सेक्टर का इंपॉर्टेंस, सर्विस सेक्टर का इंपॉर्टेंस इंडिया में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हमारी कंट्री में
1973 से 2003 के बीच इतना ज्यादा इंडस्ट्रियल सेक्टर्स का शिफ्टमेंट हुआ है। प्राइमरी से सेकेंडरी के तब इतने ज्यादा लोग आए हैं, सेकेंडरी से टर्शरी में भी लोग गए हैं। हमारे यहाँ क्या हुआ है, प्रॉब्लम ये हो गई है कि प्राइमरी से डायरेक्ट लोग टर्शरी में जा रहे हैं, बहुत कम लोग सेकेंडरी में आए हमारे यहाँ। बहुत सी कंट्रीज में क्या होता है ना कि पहले खेत चलते थे, खेती में एग्रीकल्चर होती, खेत चलते थे मतलब चलते नहीं है, वहाँ पे खेती होती थी, यानी प्राइमरी सेक्टर चलता था, ज़्यादा इंपॉर्टेंस था। तो वहाँ से लोगों ने फिर इंडस्ट्रीज में काम करना शुरू किया, उसके बाद फिर टर्सरी सेक्टर में आए। लेकिन हमारे कंट्री में तो बहुत बड़ा चेंज हुआ, ड्रामेटिक चेंज हुआ हमारे कंट्री में। तो हमारे कंट्री में खेती छोड़ के डायरेक्ट लोग बिजनेस में आ गए, खेती छोड़ के डायरेक्ट लोग ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन इस सेक्टर में आ गए, यानी दूसरे सेक्टर में पहुंचे नहीं। ज़्यादातर लोग कहाँ शिफ्ट हो जा रहे हैं, टर्सरी सेक्टर में शिफ्ट हो जा रहे हैं। तो इससे पता ये चलता है कि हमारी कंट्री जो है, हमारी कंट्री में इंपॉर्टेंस किस सेक्टर का बढ़ रहा है, टर्सरी सेक्टर का इंपॉर्टेंस ज़्यादा बढ़ रहा है। तो सेम यही हुआ 1973 से 2003 के बीच। प्रोडक्शन जो हमारे सारे सेक्टर्स में बढ़ा, तीनों सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, है ना, तीनों सेक्टर में प्रोडक्शन बढ़ा हमारे यहाँ इंडिया में। कौन से लेके 1973 से 2003 के बीच तक। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसका था, टर्सरी सेक्टर हैज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर, और इसमें टर्सरी सेक्टर का इंपॉर्टेंस क्या था, सबसे ज्यादा था। तो यही बात हमने की है कि किस तरह से हिस्टोरिकल चेंज आया है इन तीनों सेक्टर्स के इकोनॉमी में, ना कि सिर्फ पूरे वर्ल्ड में बल्कि इंडिया में भी है। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि हिस्टोरिकल चेंज क्या है। सबसे पहली बात आपको ध्यान क्या रखनी है कि जो भी कंट्रीज होती हैं उन्होंने अपने इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, सेक्टर्स में हिस्टोरिकल चेंज देखा है। आज की जो डेवलप कंट्री है वो कभी क्या थी, एग्रीकल्चर कंट्री ही थी, है ना। बहुत सारी कंट्रीज क्या हुई है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद सीधा शिफ्ट हो गया सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर में, है ना। तो उनका इंपॉर्टेंस बढ़ा है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि एक सेक्टर का इंपॉर्टेंस बढ़ना, एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में जाना, इसका मतलब ये नहीं कि पहले वाले सेक्टर को खत्म कर देना, एलिमिनेट। पहला सेक्टर का इंपॉर्टेंस थोड़ा कम हुआ है, दूसरे नए सेक्टर का इंपॉर्टेंस बढ़ा है, बस। कोई सेक्टर खत्म नहीं होता, बस इंपॉर्टेंस कम ज्यादा होते रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये बात हमने की है। तो चलिए हम बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक की कि इंडिया का प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर कैसा है और किस तरह से ग्रोथ कर रहा है। सो स्टूडेंट्स, अब हमें बात करनी है कि इंडिया का प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर किस तरह से रहा है, किस तरह से इनमें ग्रोथ हुई है, किस तरह से इनमें शिफ्टिंग हुई है, और कौन सा इंपॉर्टेंस ज्यादा मायने रखता है हमारे लिए इस वक्त, यानी किसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा इस वक्त हमारे इकोनॉमी में। तो चलिए हम देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं हमारी कंट्री में तीनों सेक्टर्स हैं, प्राइमरी है, सेकेंडरी है और साथ ही साथ क्या है, टर्सरी भी है। प्राइमरी है, सेकेंडरी है और साथ ही साथ क्या है, टर्सरी भी सेक्टर है। ठीक है, ये तीनों सेक्टर की हम बात कर चुके हैं। तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि इंडिपेंडेंस के वक्त, अगर हम 1950 की बात कर रहे हैं ना, 1947 ही नहीं लेते हैं, कोई कॉन्स्टिट्यूशन बना नहीं था उस वक्त, 1950 बात करते हैं। फाइनेंशियल चीजों की बात की जाएगी ना तो 1950 ईयर लेते हैं, उसके बाद से लेते हैं सब कुछ, क्योंकि 2-3 साल तो सब कुछ मैनेज करने में, सिस्टम बनाने में लग गया था। ठीक है, तो 1950 के वक्त एग्रीकल्चर में टोटल 92% लोग इन्वॉल्व थे। ये 1950 की बात बता रहे हैं हम आपको। और 2010 में, और अगर हम यही बात 2010-11 की करें तो इस वक्त हमारे यहाँ लगभग 60% लोग इन्वॉल्व हैं, 55 to 60% लोग खेती में इन्वॉल्व है। अब 55 हो गया होगा, 9 साल पहले की बात है ना, तो 9-10 साल पहले। तो ये हमारा जो सिनेरियो आप देख पा रहे हैं, 1950 में 92% किसमें इन्वॉल्व थे, एग्रीकल्चर में, और 2010 आते थे कितने हुए, 60%। यानी 90 से 60 हुआ है, यानी 30% का क्या हुआ है, इंक्रीजमेंट, यानी दूसरे सेक्टर में, और इसमें से घटा हुआ है। यानी 92 से कितना हो गया, 60, यानी 28 सेक्टर्स, 32 है ना, 32% लोग यहाँ से निकल गए हैं। यानी इसमें से निकले, इस प्राइमरी में से 32% लोग निकले हैं, और कहां पर गए हैं, इन दो सेक्टर्स में गए हैं। कितने परसेंट लोग निकले हैं, ध्यान से देखिए आप, 32% लोग। ठीक, 1950 में 92% लोग कहां इन्वॉल्व थे, एग्रीकल्चर में। 210 आते आते 2010-11 के सेंसस के हिसाब से 60%, 55 से लेकर 60% लोग किसमें थे, हमारे एग्रीकल्चर में थे। यानी कि 92 से 60 हो गया, यानी कितना परसेंट कमी आया है, 32% की कमी आई है। यानी 32% इस प्राइमरी से निकल गए, है ना। 92 माइनस करेंगे 32, है ना, तो कितना परसेंट निकलेगा, 32% लोग कहाँ पहुंच गए, सेकेंडरी और टर्सरी में। बचा हमारे पास 60%, यानी अब टोटल कितने परसेंट लोग हैं यहाँ पर, 60% लोग हैं। यानी कि 20% लोग इसमें हो सकते हैं, 20% लोग इसमें हो सकते हैं, अगर हम ऐसा माने तो। ठीक है, तो ये प्राइमरी छोड़कर लोग सेकेंडरी टर्सरी में जा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, प्राइमरी सेक्टर का इंपॉर्टेंस क्या हुआ है, घटा है, और सेकेंडरी और टर्सरी में जा रहे हैं, इसका मतलब इनका इंपॉर्टेंस क्या है, बढ़ा है। इसका ये मतलब नहीं हमारे देश में प्राइमरी खत्म हो गया, खेती नहीं होती हमारे, होती है भाई, खेती होती है, लेकिन अब कम होती है। कम होती मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि पूरा आज कम हो रहा है, अनाज का प्रोडक्शन कम हो गया, पहले से ज्यादा अनाज उगता है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ खेती में कम लोग इन्वॉल्व है, जो परसेंटेज हम आपको दिखा रहे हैं ना, इसका ये मतलब नहीं है कि कम ज्यादा है। आपको बताएं, ये तीनों मिलाकर पैसा देती हैं। फॉर एग्जाम्पल
हमारे देश की जीडीपी जो है, एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए, हमारे देश की जीडीपी है अगर 100 करोड़ रुपीस, कितना है 100 करोड़ रुपीस, क्या होता होगा हमारे यहाँ प्राइमरी से जाता होगा कितना 25 करोड़, हमारे यहाँ सेकेंडरी से जाता होगा 30 करोड़, कितना हो गया टोटल 55 हो गया, है ना। अब हमारे यहाँ टर्सरी सेक्टर से कितना जाएगा तो 100 बनेगा, बताइए, ठीक है। 45 में शायद मैथ्स हमारा कमजोर है, देखिए आप, ठीक है। तो 45 करोड़, तो ये हमारा क्या होगा टोटल 100 करोड़ हो गया, ठीक। तो इस तरह से अगर आप इस सिनेरियो को देखें तो आपको समझ में आएगा कि पैसा कहां से ज्यादा आ रहा है। देखिए जीडीपी में जो भी कंट्रीब्यूशन होता है, जीडीपी को तो आप समझते हैं ना, कितना पैसा प्रोड्यूस हुआ, कितना गुड्स सर्विसेज प्रोड्यूस है, उसकी कीमत, उसकी वैल्यू, मॉनेटरी वैल्यू, हमने डेफिनेशन पढ़ी पीछे वाले लेक्चर में, है ना। तो क्या होता है अगर देश की मान लीजिए फॉर एग्जांपल 100 करोड़ है, तो जितना सेक्टर, जो सेक्टर ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा होगा ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता होगा, ठीक है। तो हमारे यहाँ 60% लोग आज भी खेती में है, और ये जीडीपी में सिर्फ 18% कंट्रीब्यूट करता है। इट ओनली कंट्रीब्यूट 18% ऑफ जीडीपी। क्या कंट्रीब्यूट करता है? सिर्फ 18%, यानी 60% लोग मिलके सिर्फ 18% रुपए कमा रहे हैं इसमें से, यानी 18 करोड़ कमा रहे हैं, समझ लीजिए आप। 18 करोड़ कहां से आ रहा है? सिर्फ एग्रीकल्चर से आ रहा है। ज्यादा लोग इन्वॉल्व है लेकिन कम पैसा आ रहा है। इसका मतलब ये है कि एग्रीकल्चर में जो भी चीजें बन रही हैं वो बहुत ही लो प्राइस वाली हैं। आप खुद देखिए, किसानों को अनाज की सही कीमत नहीं मिलती है, अनाज उनके बहुत सस्ता बिकता है उनका अनाज, है ना। बार बार खेती में बाढ़ आ जाता है, सूखा पड़ जाता है, बहुत नुकसान है, अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो जबकि सेकेंडरी सेक्टर में जॉब हो रहती है, जॉब भी क्या है, मैक्सिमम कम लोग जो ऐसे हैं जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, प्राइवेट वालों को बहुत कम पेमेंट मिलता है। कुछ ही लोग हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर में जिनको पैसा ज्यादा मिलता है, बाकी सब तो कम ही मिलता है। और टर्सरी सेक्टर में सर्विसेज है, सर्विसेज मतलब ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, यानी बिजनेस जैसा होगा, तो उसमें बहुत पैसा है। इस वजह से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस कौन दे रहा है? टर्सरी, यानी टर्सरी सेक्टर का परसेंटेज जो है ना जीडीपी में बहुत ज्यादा है। प्राइमरी सेक्टर समझिए सिर्फ 18% कंट्रीब्यूट करता है, सेकेंडरी सेक्टर मान लीजिए सिर्फ 30% कंट्रीब्यूट करता है। 30, 10, 40, 40 और 48, यानी 48% ये मिलकर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो ये 52% कंट्रीब्यूट कर रहा होगा अकेला। तो आप समझ पा रहे होंगे, ठीक। तो इस कंट्रीब्यूशन को देखिए, आप इस डेटा को समझिए, तो आपको पूरा सिनेरियो समझ में आ जाएगा कि इंपॉर्टेंस कैसे बढ़ जाती है। इंपॉर्टेंस बढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि ज्यादा लोग उस काम को करने लग गए हैं। इंपॉर्टेंस बढ़ने का मतलब ये होता है उस सेक्टर से ज्यादा पैसा आ रहा है, ये ध्यान रखिए आप। प्राइमरी से अगर ज्यादा पैसा आ रहा है तो ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर कौन हुआ? प्राइमरी। सेकेंडरी से ज्यादा पैसा आ रहा है तो ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन हुआ? सेकेंडरी। टर्सरी से ज्यादा पैसा आ रहा है तो ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन हुआ? टर्सरी। लेकिन ये मतलब बिल्कुल मत निकालिए कि ज्यादा लोग इन्वॉल्व में तो ज्यादा पैसा आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। प्राइमरी में आज भी 60% लोग इन्वॉल्व है इंडिया के, यानी 130 करोड़ में से आधे लोग आज भी किसमें इन्वॉल्व है? खेती में इन्वॉल्व है ना। हमारे यहाँ आज भी लगभग 65%, 70%, 70 करोड़ लोग, 65 करोड़ लोग कहाँ इन्वॉल्व है? खेती में। लेकिन वो सिर्फ 18% जीडीपी का प्रोड्यूस करते हैं पैसा, ठीक है। बाकी ज्यादातर कहां से आता है? टर्सरी और सेकेंडरी से। तो आप समझ पा रहे होंगे, ठीक। आप इस सिनेरियो को समझिए। हमारे यहाँ प्राइमरी छोड़ के सेकेंडरी टर्सरी में चले गए बहुत सारे लोग। इसकी वजह क्या है? सवाल ये आता है कि व्हाई पीपल लेफ्ट दिस सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर को क्यों छोड़ा लोगों ने? भाई प्राइमरी सेक्टर इतना अच्छा अनाज उगाना, खेती करना, इतना बढ़िया सिस्टम था, उसको छोड़ने की जरूरत क्या पड़ गई? व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दिस? तो आपको हम बताते हैं। एग्रीकल्चर, प्राइमरी मतलब क्या? खेती, एग्रीकल्चर। खेती में क्या होता है, आप 4-5 महीने पूरी मेहनत करते हैं फसल लगाने के लिए, ठीक। और बीच में बारिश अच्छी हुई तो आपका मेहनत पूरा सही जाएगा, आपको सही दाम मिल जाएगा अनाज का। लेकिन बीच में अगर बारिश नहीं हुई तो क्या होगा? फिर फसल खराब, यानी 4-5 महीने की वेस्ट मेहनत है, वेस्ट। और मान लीजिए सूखा पड़ गया तब भी मेहनत वेस्ट, जरूरत से ज्यादा पानी आ गया, बाढ़ आ गई तो भी मेहनत वेस्ट। और इस साल की फसल अगर खराब हो गई तो फिर आप अगले साल इंतजार करेंगे फसल का, है ना। यानी 1 ईयर आपका इनकम क्या होगा? लगभग समझिए जीरो। आपके पास जो मनी है, इनकम है, क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा लगभग। इसका मतलब ये है खेती में कभी भी कुछ भी होता है, कभी बराबर पैसा मिलता है, ज्यादा तो नहीं मिलता, हद से ज्यादा कभी नहीं मिलता है, एक्स्ट्रा कभी नहीं मिलता। खेत में आप 12 घंटे की जगह 24 घंटे काम करो, 24 घंटे खेत में फाड़ा चढ़ाओ, क्या फसल डबल हो जाएगी? क्या नहीं हो सकता। लेकिन आप ड्यूटी वाले इसमें आप 10 घंटे की जॉब करते थे, 10,000 पेमेंट था, लेकिन आप 20 घंटे ओवर टाइम कर देंगे 10 घंटे और, तो आपका पेमेंट ज्यादा हो जाएगा, ओवर टाइम का पैसा मिलता है। लेकिन खेती में ऐसा कुछ नहीं होता है। बिजनेस में, अब बिजनेस में आप क्या करेंगे? जितनी मेहनत करेंगे बिजनेस का जितना बढ़ेगा उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। इसका बाढ़ पानी से कोई लेना देना नहीं जाता, है ना। जॉब का भी कोई ज्यादा टेंशन नहीं है, महीने भर जॉब फिक्स रहती है, बारिश आए ना आए, सूखा पड़े ना पड़े, है ना, जॉब भी रहती है, ठीक है। तो इन दो सेक्टर्स में बहुत फिक्स है सिनेरियो, यानी आपका पेमेंट मंथली महीने में 7 तारीख को, 10 तारीख को, 1 तारीख को पेमेंट आ ही जाता है ना, हर मंथली। जबकि प्राइमरी में क्या होता है? साल भर में पूरी मेहनत करो, उसके बाद खेत से अनाज बेचेंगे, सही से बिका तो पैसा मिलेगा, वो भी बाढ़ नहीं आनी चाहिए, सूखा नहीं पड़ना चाहिए, वरना फसल खराब हो जाएगी। तो इतना सारा सीनरी था, बहुत ही अनसर्टेनिटी थी किसमें? खेती में। देयर वाज वेरी अनसर्टेनिटी इन प्राइमरी एग्रीकल्चर सेक्टर। जी हाँ,
हमारे यहाँ एग्रीकल्चर में, खेती में, प्राइमरी सेक्टर में बहुत ही अनसर्टेनिटी, अनिश्चित थी। कभी भी धूप, कभी भी बारिश, कभी भी बाढ़, हमारे बस में नहीं था। यहाँ पर हम कितनी भी मेहनत कर लें, प्रोडक्शन अपने आप होता था और अपने हिसाब से होता था। बहुत ज़्यादा मेहनत करने से दूसरे नेचुरल फैक्टर्स पे भी डिपेंड रहना पड़ता था। लेकिन सेकेंडरी यानी जॉब करने में कोई टेंशन नहीं। आप 30 दिन काम करेंगे महीने के तो आपको पूरा पेमेंट मिलेगा। आप ज़्यादा करेंगे उसमें तो ओवर टाइम का भी पैसा मिलेगा ना एक्स्ट्रा। और टर्सरी में क्या होता था कि इसमें दूसरे जो बिजनेस करते जाएंगे, आप जितना बिजनेस बढ़ाएंगे आपके साथ लोग जुड़ेंगे, आपको पूरा कमाई मिलता जाएगा ढेर सारा, है ना। ज़्यादा सामान बिकेगा आपको ज़्यादा मिलेगा। ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन से बहुत पैसा है और इनमें घर में बैठकर काम किया जा सकता है। साथ ही साथ कहीं कड़ी धूप में नहीं जाना है ना। कुछ सेक्टर्स को छोड़ दिया यहाँ पर, कुछ कामों को तो खेत में, लेकिन कीचड़ में काम करना होता है, धूप में काम करना होता है। ज़्यादा मेहनत है खेती में, लेकिन इनकम कम होती है। और इन सेक्टर्स में उसके मुकाबले फिजिकल मेहनत ज़्यादा तो नहीं है, बट फिर भी यहाँ पैसा क्या है, ज़्यादा है। हम फिजिकल वर्कआउट मेहनत की बात कर रहे हैं, मेंटल नहीं। मेंटल का तो फिर सेकेंडरी और टर्शरी में बहुत ज़्यादा है ना। बहुत ही मेंटल प्रेशर होता है। जो ऑफिस वर्क करते हैं, बोरी तो नहीं उठाना मजदूर की तरह, लेकिन उन्हें ऑफिस वर्क बहुत करना है, कैलकुलेशन करना है, हिसाब किताब रखना है। जबकि मजदूर को सिंपल बोरियाँ उठानी पड़ती है। तो फिजिकल वर्क ज़्यादा करता है, मेंटल वर्क कम करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं हमारे इंडिया में। दिख रहा है इंपॉर्टेंस किसका सबसे ज़्यादा, टर्सरी का। क्यों, ज़्यादातर लोग कहाँ गए हमारे, टर्सरी सेक्टर में। और सबसे ज़्यादा पैसा कौन कमा के दे रहा है, टर्सरी दे रहा है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस कौन होगा हमारे लिए, टर्सरी। आज भी हमारे ज्यादा लोग क्या करते हैं, खेती, लेकिन फिर भी हमारे इंपॉर्टेंट क्या ज्यादा टर्सरी। क्यों, क्योंकि ज्यादा पैसा कमा के कौन दे रहा है देश को, टर्सरी दे रहा है। ज्यादा पैसा जीडीपी का वही दे रहा है, टर्सरी। तो याद रखिए, पीपल, नंबर ऑफ पीपल के इन्वॉल्व होने से सेक्टर का इंपॉर्टेंस नहीं बढ़ता। सेक्टर से कितना पैसा आ रहा है, वो जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, उससे इंपॉर्टेंस बढ़ती है। तो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर क्या है, टर्सरी। और इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड में जो है ना, टर्सरी सेक्टर का इंपॉर्टेंस बढ़ते जा रहा है। आप देख लो डिजिटल मॉडर्न जमाने में ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बेसिक फैसिलिटी जैसे कि मेडिकल फैसिलिटी, टीचिंग फैसिलिटी, इन सब की डिमांड बढ़ते जा रही है। तो ये सब काम में आते हैं सर्विस सेक्टर में, टर्सरी सेक्टर में आ रहे हैं। ज़्यादातर सब काम इसी से हो रहा है। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसका भी होगा, इसी का। ज़्यादा पैसा कौन कमा के देगा, यही, है ना। तो ये सारी बातें हैं, हमें ध्यान रखनी है। तो अब चलिए हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। सो स्टूडेंट्स, हम बात करने वाले हैं कि इंडिया में जो टर्सरी सेक्टर का इंपॉर्टेंस बढ़ा है उसका कारण क्या है। व्हाट इज द रीजन ऑफ इंक्रीज इन द टर्सरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर। जी हाँ, सर्विस सेक्टर के राइज होने का इंपॉर्टेंस, राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ टर्सरी सेक्टर। अगर टर्सरी सेक्टर बढ़ रहा है तो उसका फायदा क्या है, क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसकी वजह से हो रहा है। ठीक है, हम उन कारणों को भी जान लेते हैं जिनकी वजह से टर्सरी सेक्टर बढ़ा है। ये तो बात क्लियर है कि आजादी के बाद से टर्सरी सेक्टर में बहुत ग्रोथ हुआ है। तो ये जवाब भी जानना होगा क्यों ग्रोथ हुआ। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, इसके पिछले एग्जाम में पूछा गया था। इसके प्रीवियस जो एग्जाम हुई थी 2019 की बोर्ड एग्जाम, उसमें पूछा गया था व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ टर्सरी सेक्टर। जी हाँ, ऐसा सवाल डायरेक्टली पूछा गया था बोर्ड क्लास में, बोर्ड एग्जाम में, फाइनल में, कि व्हाट आर द रीजन बिहाइंड द राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ टर्सरी सेक्टर। उसकी हम बात करने वाले हैं। चलिए हम देखते हैं कि इंपॉर्टेंस बढ़ा है। पहले तो ये ध्यान लीजिए, अगर टर्सरी का इंपॉर्टेंस बढ़ा है तो इसका अपोजिट बात क्या हुआ होगा कि दूसरे सेक्टर से, यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी का इंपॉर्टेंस क्या होगा, घटा होगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगर एक इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है तो दूसरे का अपने आप क्या होगा, घटेगा। एलिमिनेशन नहीं होगा, क्या होगा, घटेगा इंपॉर्टेंस। ये बात हम क्लियर कर ले रहे हैं। उसके बाद हम चलिए देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। पहला रीजन, डिमांड फॉर बेसिक सर्विसेज हैव बीन इंक्रीज्ड। जो भी बेसिक सर्विसेज होती हैं जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, है ना, इन सब तरह की, पोस्टल, बैंकिंग, इंश्योरेंस, पुलिस, इस तरह की जो भी बेसिक फैसिलिटीज हैं, इलेक्ट्रिसिटी होना, अच्छे घर होना, इंश्योरेंस, पॉलिसी, एजुकेशन वगैरह, सब जो फैसिलिटीज देखते हैं ना, मेडिकल वगैरह, इन सब फैसिलिटीज की डिमांड बहुत बढ़ गई है। आजकल जो भी पर्सन कम कमाए या ज्यादा, वो अपने हिसाब से इन फैसिलिटीज को रखता है। यानी पहले के जमाने में लोग एजुकेशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, यानी कितना कमाते थे, ज्यादा या कम, वो पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते थे, उनका काम था पैसा कमाना। लेकिन अब कोई मजदूर दिन का 100 रुपया भी कमाता है तो भी अपने बच्चों को कम से कम किसी गवर्नमेंट स्कूल में या किसी छोटे मोटे स्कूल में जरूर भेजता होगा पढ़ने के लिए, ताकि वो एजुकेशन हासिल कर सकें। और आजकल मेडिकल फैसिलिटीज, दूसरी फैसिलिटीज को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, वो सब बढ़ने लगी हैं। तो जैसे जैसे दूसरी सर्विसेज में इंपॉर्टेंस बढ़ा है, दूसरे सर्विसेज की डिमांड बढ़ी है, जैसे कि उन सर्विसेज की बेसिक सर्विसेज जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, मेडिकल, पोस्टल, है ना, बैंकिंग, इस तरह की जो सर्विसेज की डिमांड बढ़ी है, इसकी वजह से हमें बैंक ज़्यादा लाना पड़ा, इंटरनेट फैसिलिटी ज़्यादा लानी पड़ी, एजुकेशन फैसिलिटी ज़्यादा लानी पड़ी, है ना, तो टीचिंग फैसिलिटी सब ज़्यादा लाना पड़ा। तो ये सब क्या है, ये सब का सब टर्सरी सेक्टर में आता है। तो सर्विसेज बढ़ेंगी तो अपने आप टर्सरी सेक्टर बढ़ेगा, टर्सरी सेक्टर की डिमांड्स बढ़ेंगे, टर्सरी सेक्टर की सर्विसेज बढ़ेंगी, तो टर्सरी सेक्टर भी ग्रोथ करेगा। तो ये पहला रीजन किसके बढ़ने का, टर्सरी सेक्टर के बढ़ने का। क्या रीजन है कि डिमांड फॉर द बेसिक सर्विसेज हैव बीन इंक्रीज्ड, इसीलिए क्या बढ़ा है, टर्सरी सेक्टर बढ़ा है। ये आपको पहला जवाब होना चाहिए। ये आप
हेडिंग के रूप में लिखेंगे और इसके अंदर थ्योरी लिखेंगे। जैसे हम आपको बता रहे हैं बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल ऐसे लिखा जाता है। आप क्या कीजिए, रटने की जरूरत नहीं है, आप क्या कीजिए रीजंस को पढ़ लीजिए, क्यों इंपॉर्टेंस बढ़ा है। पहला कारण ये है कि बेसिक सर्विसेज की डिमांड इंक्रीज हुई है, इतना आप लिखिए। पर इसमें फिर उसके बाद इसके नीचे आप लिखिए थ्योरी 3-4 लाइन की, क्या हुआ है, बेसिक सर्विसेज के नाम लिख दीजिए, जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, टीचिंग, मेडिकल और बैंकिंग, पोस्टल, पुलिस, इस तरह की सर्विसेज बहुत, इनकी डिमांड बहुत बड़ी है, जिसकी वजह से टर्सरी सेक्टर का इंपॉर्टेंस बढ़ा है। इतना आप लिखेंगे तो 3 लाइन ऐसे हो जाएगा आपका थ्योरी, यानी ये लाइन लिखी आपने, 3 लाइन की थ्योरी लिखी। अगर आपको ये याद है तो 3 लाइन की थ्योरी याद रखना बहुत आसान है। फिर चलिए हम बढ़ते वक्त दूसरे पॉइंट के ऊपर, जो हमारा दूसरा कारण है टर्सरी सेक्टर के बढ़ने का, ग्रेटर डेवलपमेंट इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर भी डेवलप हुए, जिसकी वजह से अपने आप क्या बढ़ गया, तीसरा टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में हमने ज्यादा अनाज उगाया, तो ज्यादा अनाज को गाड़ियों से भर के ले जाना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट जरूरत पड़ेगी। ट्रांसपोर्ट क्या में आता है, सर्विस सेक्टर। ज्यादा अनाज बना है तो ज्यादा अनाज को बेचना पड़ा मार्केट में, बेचने के लिए जो फैसिलिटी चाहिए वो भी क्या, टर्सरी सेक्टर। और ज्यादा अनाज को स्टोर भी करना है, स्टोर करना है तो स्टोरेज कौन सा सेक्टर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर। यानी ज्यादा लोग प्राइमरी में है तो क्या होगा, ज्यादा हमें टर्सरी भी चाहिए। फिर सेकेंडरी सेक्टर भी बढ़ा है, ज्यादा फैक्ट्री आई, तो क्या हुआ, उन फैक्ट्रीज में ट्रांसपोर्ट, उन फैक्ट्रीज में कम्युनिकेशन, उन फैक्ट्रीज में इलेक्ट्रिसिटी, उन फैक्ट्रीज में काम करने के वर्कर्स को एजुकेशन, टीचिंग, हेल्थ, ये सब भी बढ़ा। यानी 2 सेक्टर अपने आप बढ़ेंगे तो तीसरा क्या बढ़ जाता है, टर्सरी बढ़ जाता है। इसका इंटरडिपेंडेंस तो हम पढ़ चुके हैं अपने पिछले वीडियो लेक्चर में कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर का इंटरडिपेंडेंस कैसे होता है, टर्सरी तीनों सेक्टर का ना। तो ये 2 सेक्टर बढ़ी हैं, इससे तीसरा भी बढ़ा है। सबसे पहला कारण कि बेसिक सर्विसेज की डिमांड बढ़ी है, इससे टर्सरी बढ़ा है। दूसरा कारण कि दोनों सेक्टर प्राइमरी और सेकेंडरी बढ़े हैं, इसलिए अपने आप ऑब्वियसली तीसरा सेक्टर बढ़ा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा कारण, इनकम लेवल ऑफ पीपल हु हैज इंक्रीज्ड लाइफ स्टैंडर्ड। इनकम लेवल पीपल की बढ़ी है, यानी जो भी लोग हैं वो लोग अच्छा पढ़ लिख गए हैं, एजुकेशन हेल्थ फैसिलिटी मिली है, तो उनका इनकम लेवल बढ़ा है। इनकम लेवल मतलब उनका कमाई का पैसा बढ़ा है। अब उनका कमाई ज्यादा बढ़ा है तो क्या करेंगे, अपनी लाइफ स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे। फॉर एग्जांपल किसी का पेमेंट कम था तो वो क्या करता था, 5-6 हज़ार पेमेंट था तो साइकिल लेके खरीदी थी उसने, किराए का मकान था और इसी तरह से वर्क करता था। लेकिन उसका पेमेंट 5,000 से 10,000 माने 20,000 के आसपास हो जाता है, 15,000 हो जाता है, तो क्या करेगा, किराए के मकान की जगह वो अपनी खुद का घर बना सकता है छोटा सा, और क्या कर सकता है, अपनी बाइक खरीद सकता है। यानी जो लोग का जैसे जैसे लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बनता है, मान लीजिए वही 20 की जगह उसका पेमेंट 40 या 50 हज़ार हो जाए तो क्या कर सकता है, कार खरीद सकता है, एक बड़ा घर भी बना सकता है, प्लॉट ले सकता है, यानी अपनी फैसिलिटी बढ़ाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती है लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल किसी घर में पेमेंट 5-6 हज़ार है तो उनका जो लड़का होगा वो क्या होगा, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ेगा, किराए के मकान में रहेंगे, घर में नॉर्मल सा एक बेड होगा, है ना, चेयर्स होंगी। लेकिन अगर वो पेमेंट 5 की जगह 10,000 हो जाए, 15,000 हो जाए तो लड़का प्राइवेट स्कूल में जाएगा, अच्छे घर में अच्छा बेड होगा, सोफा वगैरह हो सकता है, व्हीकल होंगे, घर में 2 व्हीलर आ सकती है। तो यानी इस तरह की फैसिलिटीज इंसान बढ़ाते जाता है। तो हम बात क्या कर रहे हैं कि लोगों की इनकम बढ़ी है, लोगों ने पैसा ज्यादा कमाया है तो लोग खर्च भी ज्यादा कर रहे हैं। लोग टूरिज्म को सपोर्ट करते हैं, लोग घूमने भी जाते हैं क्योंकि उनके पास पैसा है, शॉपिंग करने जाते हैं। ऐसा नहीं कि पहले नहीं करते थे, पर पहले अपने इनकम के लेवल से करते थे। कम पैसा था तो कम सस्ते चीज खरीदते थे, कम बार शॉपिंग करते थे, है ना, कम छोटी जगहों पर घूमने आते थे। लेकिन अब पैसा बढ़ा है, उनके पास पेमेंट ज्यादा है, यानी सेविंग्स ज्यादा है, यानी वो खर्च भी ज्यादा करेंगे। तो क्या हुआ है, उनके लेवल के लोगों की इनकम लेवल बढ़ी है तो अपने आप उनका लाइफ स्टैंडर्ड बढ़ गया। तो ये भी कारण है टर्सरी सेक्टर के बढ़ने का। 3 कारण हमने पढ़ लिया टर्सरी सेक्टर के बढ़ने का। पहला कारण ये कि बेसिक सर्विसेज बढ़ी है तो अपने आप टर्सरी सेक्टर बढ़ गया। दूसरा कारण ये कि सेकेंडरी और प्राइमरी सेक्टर अपने आप बढ़ गया तो तीसरा सेक्टर ऑब्वियसली बढ़ेगा। तीसरा कारण ये कि लोगों की इनकम बढ़ी है तो लोग लाइफ स्टैंडर्ड भी बढ़ा रहे हैं, और दूसरी फैसिलिटी जैसे कि टूरिज्म और हो गया, शॉपिंग हो गया, बेसिक फैसिलिटीज के भी खर्च करते हैं तो उनका लाइफ स्टैंडर्ड बढ़ा है, इसलिए टर्सरी सेक्टर बढ़ा है। चौथी बात, न्यू सर्विसेज ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के कारण नई सर्विसेज। अब आप सोचोगे ग्लोबलाइजेशन वर्ड क्या, आपके लिए अगर न्यू है तो हमको ग्लोबलाइजेशन के बारे में बता देते हैं। ग्लोबलाइजेशन का एक टर्म दिया जाता है, पूरी दुनिया को मार्केट बना देना। मतलब क्या, एक देश दूसरे देश में जाकर अपना सामान बना सके और बेच सके, इसको ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। 1991 के पहले इंडिया में क्या था, ग्लोबलाइजेशन नहीं था, यानी इंडिया में दूसरी कंपनीज का आना मना था। जैसे कि हम जानते हैं, हिस्ट्री में हमने पढ़ा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड करने के बहाने इंडिया में आई और कब्जा कर ली। तो इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन में बना के रखा था रूल कि कोई भी विदेशी कंपनी को हम इंडिया में आने नहीं देंगे, और आने देंगे तो बहुत स्ट्रिक्ट रूल लगाएंगे, खूब टैक्स देंगे, एकदम कंट्रोल में रखेंगे। इससे कोई भी कंट्री इंडिया में आने से डरती थी। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में जो इंटरनेट फैसिलिटी है वो 1995 के बाद आई, बहुत लेट आई, है ना। तो लेकिन पूरे वर्ल्ड में थोड़ा पहले ही आ चुकी थी। ऐसा क्यों, क्योंकि इंटरनेट वाली कंपनी को हमने इंडिया में आने नहीं दिया, क्योंकि हमारा रूल था, ग्लोबलाइजेशन ही था हमारे यहाँ। तो वो कंपनी वाले अपना फैक्ट्री या अपने फैसिलिटी इंडिया में क्यों प्रोवाइड करेंगे।
फिर बाद में ग्लोबलाइजेशन चेंज हुआ 1992 में, उसके बाद से तो हमारे यहाँ छूट मिली। हमारे यहाँ पहले अगर आप मूवीज़ देखेंगे पुरानी, आप 80s 90s की मूवीज़ देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे पुरानी मॉडल्स की कार होती थी, देखेंगे ना, मारुति 800 जैसी कार्स हुआ करती थी पुरानी, ये सब कुछ ओल्ड फैशन जैसा था। लेकिन बाद में 90s के बाद से आप 2000 में देखेंगे, 21 सेंचुरी का फर्स्ट डिकेड देखेंगे, 10 साल 2000 से लेके 2010 के बीच का समय देखेंगे तो सब कुछ मॉडर्न हो गया है ना। इंपोर्टेड सामान हमें मिलने लग गया, क्यों? क्योंकि विदेश की फैक्ट्री अब इंडिया भी आने लगी है। क्यों? क्योंकि अब उन्हें परमिशन मिल गई है। तो इसी को ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं, यानी कोई भी देश दुनिया के किसी भी देश में जाके अपना सामान बना सके और बेच सके, इसी को क्या बोलते हैं? ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। पूरे वर्ल्ड को मार्केट में कन्वर्ट कर देना, इसको क्या बोलते हैं? ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन बढ़ गया है, इस वजह से नई सर्विसेज आ गई हैं, जिसकी वजह से टर्सरी सेक्टर की डिमांड अपने आप बढ़ गई है। ठीक है, तो ये हमने रीजन पढ़े। यहाँ पर हमने टोटल 4 रीजन पढ़े टर्सरी सेक्टर के इंपॉर्टेंस के बढ़ने को। 3 मार्क्स का एग्जाम में पूछा गया था, 3 मार्क्स का पूछा गया, मतलब कम से कम 4 पॉइंट होने चाहिए। ठीक है, तो हमने 4 बातें यहाँ पढ़ी है। सबसे पहली बात कि बेसिक सर्विसेज की डिमांड बढ़ी है, जैसे कि हॉस्पिटल, मेडिकल, एजुकेशन, ट्रेनिंग वेनिंग, इसलिए क्या हो गया है? हमारे टर्सरी सेक्टर बढ़ा है। दूसरी बात कि सेकेंडरी और प्राइमरी सेक्टर बढ़ा है, इसलिए ऑब्वियसली तीसरा सेक्टर अपना इनसे कनेक्टेड है, इंटरडिपेंडेंट है, इसलिए वो भी बढ़ गया है। तीसरा कारण कि लोगों की इनकम बढ़ी है तो लोग खर्च भी ज्यादा कर रहे हैं, लोगों की लाइफ स्टैंडर्ड बढ़ गई है, तो भी टर्सरी सेक्टर बढ़ा है। चौथा कारण कि हमारे यहाँ ग्लोबलाइजेशन हुआ तो नई सर्विसेज आने लग गई, जिससे क्या बढ़ गया? टर्सरी सेक्टर अपने आप बढ़ गया। तो ये सारी चीजें जो हम देख रहे हैं, ये सारे रीजंस है फॉर द राइज इन द इंपॉर्टेंस ऑफ टर्सरी सेक्टर। दिस इज द रीजन बिहाइंड द इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ टर्सरी सेक्टर। तो अगर आपको एग्जाम में सवाल पूछा जाए कि टर्सरी सेक्टर के बढ़ने का कारण क्या है, तो आपके सामने जवाब दे सकते हैं आप इस तरह से, टर्सरी सेक्टर क्या है? बढ़ा है। तो ये था हमारा द रीजन बिहाइंड द राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ टर्सरी सेक्टर। सो स्टूडेंट्स, आज के स्टूडियो लेक्चर हमने बात की हिस्टोरिकल चेंज की इकोनॉमिक सेक्टर्स में। जी हाँ, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी जो हिस्टोरिकल चेंज है ना, कि सिर्फ इंडिया बल्कि पूरे वर्ल्ड में, उसकी बात हमने की। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि उसका रीजन क्या है, कि क्यों चेंजेस आए हैं। फिर हमने इंडिया के प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर की बात की, उसमें कितने परसेंटेज पीपल इन्वॉल्व हैं, उसका कंट्रीब्यूशन क्या है जीडीपी में, और कैसे शिफ्टिंग हुई इंडिया में सेक्टर्स की इकोनॉमी की, वो भी हमने बात की। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि टर्सरी सेक्टर इतना इंपॉर्टेंस क्यों है, और हमने जाने कि रीजन बिहाइंड द इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ टर्सरी सेक्टर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड तक शेयर कीजिए, ताकि वो भी नॉलेज गेन कर पाए। यदि आपको कोई डाउट है तो आप वीडियो को नीचे कमेंट कर दिए, हम आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप इसी तरह देखते ही हमारा चैनल विद्या स्थलीवाले सर।